हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। हम लोगों ने BHIC 101 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं हम लोगों ने डिस्कस करा है और वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। आप लोग मेरे चैनल को खोल करके BHIC 101 वाले प्लेलिस्ट में ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक एक क्वेश्चन को हर एक वीडियो में मैं क्या करूँगा अपलोड कर दूंगा समझाते समझाते, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन समझने की में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उसी सीरीज़ में ये पहला क्वेश्चन है BHIC 101 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन कि फॉर्मेशन ऑफ रीजन्स इन अर्ली इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत में रीजन क्षेत्रों का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, तो हम लोग इसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। यहाँ जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, तो इंडिया का एक मैप बनाया। इंडिया उस चुने देशों में से एक है जहाँ पर कि एक ही देश में अलग अलग तरीके के भौगोलिक क्षेत्र, टोपोग्राफी पाए जाते हैं। अलग अलग तरीके के, कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये सब अलग अलग समय का बना हुआ क्या है, तो इंडिया का पार्ट है। एक साथ ये सब नहीं बना, अलग अलग समय में ये बना है। तो हम लोग उसी सारे रीजन्स को जानने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे सिविलाइजेशन किस तरह का आया उसे भी हम लोग जानेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लिखना है एग्जाम में, कि देयर आर डीप रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ एनी रीजन एंड द सेटलमेंट पैटर्न। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उस एरिया के टोपोग्राफी से वहाँ के सेटलमेंट, रहन सहन का क्या होता है, पता चलता है। तो अगर मैं हिंदी हिंदी वालों के लिए बोल दूं, देखिए हिंदी मीडियम वाले के लिए मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। बाकी इसके नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का। तो हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूं हिंदी में कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का रहन सहन कैसा होगा, वो वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लैंड कैसे हैं, वहाँ के क्लाइमेट कैसा है। ठीक, उस पर सेटलमेंट डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आप क्या करेंगे एग्जाम में इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट रीजन्स की। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये नॉर्थ वाला एरिया देख लेंगे, इसके बाद फिर हम ये पेनिनसुला वाला इंडिया देख लेंगे, फिर ये रेड कलर में आप नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं उसे देखना है, बीच में सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू है, और यहाँ पे आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे कि डेजर्ट है। डेजर्ट बोले तो मतलब रेगिस्तान। ठीक है, तो पहला क्या था, ग्रेट माउंटेन रेंजेज। ठीक, दूसरा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा क्या है, द दक्कन प्लेट्यू। चौथा क्या है, द कोस्टल एरियाज एंड द इंडियन डिजर्ट। अब उसमें से हम सबसे पहले माउंटेन को पढ़ते हैं। इस एरिया में जो माउंटेन है इंडिया में वो है द हिमालय, द ग्रेट हिमालय। तो हिमालय जो है वो उसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉर्थ से लेकर के साउथ में ये तीन भागों में बटा हुआ है, उसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले हम उसे देख लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ में हिमालय तीन भागों में बटा हुआ है, जिसे हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कहते हैं। उसमें पहला है द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ठीक, ठीक है, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री रीजन सबसे ऊपर वाले को कहते हैं। फिर बीच में हम लोग आते हैं किस पे, हिमाचल पे, जिसे हम लोग लेसर हिमालय भी कहते हैं। ये बीच वाला हिस्सा हो गया। और नीचे वाला हिस्सा, बॉटम वाला एरिया जो है वो शिवालिक कहलाता है। ठीक, या फिर आउटर हिमालय। तो ये नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण के तरह जो है के तहत तीन भागों में बांटा गया है हिमालय को। इसे हम लोगों को जानना है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ रीजन्स इन अर्ली इंडिया, तो आपको ये सारे टॉपिक को डील करना है। ठीक, फिर जब हम बात करेंगे हिमालय के ईस्ट वेस्ट मतलब ये लंबा लंबा जो एरिया है, अभी हम लोगों ने इस तरीके से एक, दो और तीन देखा। अब हम लोग इस भाग में इस तरीके से बांट देते हैं, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, ये एरिया होगा, ये एरिया हो गया। टोटल 5 एरियाज हैं जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ, क्या है, डिवाइड किया हुआ है। तो वो कौन कौन सा है, तो पहला एरिया है पंजाब हिमालय, जो पंजाब वाले एरिया में पड़ता है, वो इंडस नदी और सतलज नदी के बीच में है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, जो कि पंजाब हिमालय के बाद पड़ता है, वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में है।
तीसरा है नेपाल हिमालय जो काली और कोसी नदी के बीच में है। चौथा है सिक्किम हिमालय जो कोसी और तीस्ता नदी के बीच में है। और पांचवा है असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। मैं नदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिमालय का नदी इस तरीके से आता है, ये लंबा लंबा जो देख रहे हैं इस तरीके से हिमालय की नदी निकलती है। तो इस एक नदी से दूसरे नदी के बीच को जो है इस तरीके से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या किया है, बांटा गया है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद हिमालय से निकलने वाले कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि है इंडस, उसके बाद है गंगा और फिर है ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों नदियां यहाँ जो गुलाबी कलर में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे शैडो किया हुआ है, ये तीनों नदियां मिल करके इस एरिया में नॉर्दर्न प्लेन का भूभाग बनाती है। ये एरिया बनाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हिमालय से बहने वाली पेरेनियल रिवर जो हमेशा सालों साल बहती रहती है, वो गंगा हो गया, सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्रा हो गया। ये सारी नदियां ही इस एरिया उत्तरी भाग का जो भारत का भाग है उसको फर्टाइल बनाता है। कुछ भाग पाकिस्तान का इसमें आता है, कुछ बांग्लादेश का रीजन आता है। ये सारे एरिया को ये तीनों नदियां क्या करती हैं, तो उपजाऊ बनाती है, जिसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। आप लोग अब इसे भी समझ गएंगे। नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तरी मैदान, मतलब उत्तरी मैदान। उसके बाद हम चलते हैं इस वाले रीजन में। यहाँ जो ये रीजन है ये पेनिनसुला इंडिया का रीजन है जो मैंने येलो कलर से शैडो किया हुआ है। पेनिनसुला इंडिया में 4 मुख्य रीजन्स हैं। 4 मुख्य क्षेत्र कौन कौन है, तो एक क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तेलंगाना और चौथा हो गया कर्नाटका। ये सारे के सारे क्षेत्र आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है आपको ये येलो कलर में जो शैडो एरिया है इस रीजन में मिल जाते हैं। ये सब मिल करके बनाता है दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में ये 4 मुख्य रीजन है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे खासियत क्या है, तो इस रीजन में नियोलिथिक सेटलमेंट जो है वो देखने को मिला था पहले। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि अनइवन पैटर्न ऑफ सेटलमेंट क्या है। ठीक, तो नियोलिथिक सेटलमेंट हम लोग पेनिनसुलर इंडिया में पढ़े थे, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और उसमें भी आंध्रा और कर्नाटका वाले रीजन में ये नियोलिथिक जो है नवपाषाण युग, नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग, जो कि आंध्रा और कर्नाटका वाले रीजन में बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। और इस एरिया में क्या पेशा हुआ करता था, तो पास्चरलिज्म। ठीक, लोग जो हैं वो अपने बकरी, गाय, भैंस, भेड़ ये सबको चराते हैं, इस रीजन में चराते थे। ठीक, अब हम आते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया कौन सा हो गया, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये सेंट्रल इंडिया है। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल इंडिया की क्या खासियत रही है, तो ये जो बीच वाला एरिया है, बीच वाला एरिया क्या है, तो सेंट्रल इंडिया है। ये जो मैं बीच वाला एरिया इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये सेंट्रल इंडिया है। इसकी खासियत क्या है, तो ये मालवा प्लेट्यू कहलाता है। इस एरिया में मालवा प्लेट्यू है। कहाँ से कहाँ तक, तो अरावली से लेकर के इधर अरावली रेंज पड़ जाएगा यहाँ पे, वहाँ से लेकर के साउथ ईस्ट एरिया तक, सॉरी मैं थोड़ा ऊपर चला गया, एक सेकेंड। ये एरिया आपको हो जाएगा, ये अरावली वाले एरिया से लेकर के साउथ ईस्ट एरिया जो है यहाँ तक के एरिया को मालवा प्लेट्यू भी कहते हैं। ठीक, ये काफ़ी फेमस प्लेट्यू है, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ की सॉइल क्योंकि फर्टाइल है, हमने कहा था कि ये नॉर्दर्न प्लेन के आसपास आती है, उससे जुड़ा हुआ है, तो जो भी नदी होगी जो सेंट्रल इस एरिया इस प्लेट्यू से जो नदी निकलती होगी, जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक से जो सोन नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, तो ये सब नदी इस एरिया को क्या करती है, थोड़ी फर्टाइल बनाती है। इस तरीके से और भी नदियां हैं जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं, वो भी यहाँ से निकलते हैं। तो ये सारे नदी इस एरिया को क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। हमने साउथ इंडिया में देखा था, पेनिनसुलर इंडिया में, कि यहाँ पे नवपाषाण नियोलिथिक कल्चर पनपा था। अब हम जानते हैं इस सेंट्रल इंडिया में, जो कि सेंट्रल इंडिया जो है, जो मालवा प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, वो जो है वहाँ पे चालकोलिथिक सेटलमेंट हमें देखने को मिला था। तो चालकोलिथिक सेटलमेंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात कर लेते हैं जो मेजर क्वेश्चन है। जब ये जो क्वेश्चन मैं आपको डील कर रहा हूँ, जितना मैंने अभी कहा है बस उतना ही ध्यान में रखना है, उसी को वहाँ लिख देना है। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, जिसे आप ले करके अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि द अनइवन पैटर्न ऑफ द इमरजेंस ऑफ रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, अनइवन पैटर्न का मतलब क्या हुआ, अनइवन पैटर्न का मतलब हुआ कि एक समान जो है वो कहीं पर भी
सेटलमेंट नहीं उभरा। कहीं कोई, अगर कहीं एडवांस सेटलमेंट था, अगर मानिए ये इंडस रीजन था, हड़प्पा संस्कृति जिसको बोलते हैं, ये जिस वक्त एडवांस रीजन था, काफ़ी एडवांस हो चुका था, तो हम लोग देखेंगे कि गुजरात का कुछ एरिया हो गया, पेनिनसुला का कुछ एरिया हो गया गुजरात का, यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर ही पनप रहा था। यहाँ पे हमें नियोलिथिक कल्चर ही देखने को मिल रहा था, जबकि इस एरिया में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में इंडस रीजन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। उसी तरीके से अगर हम बीच वाले एरिया में आ जाए, सेंट्रल हाईलैंड में, यहाँ पे जंगल है और जंगल में जंगली लोग आदिवासी रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। तो एक ही रीजन में एक समय में अलग अलग तरीके का जो सेटलमेंट हुआ, कहीं बहुत एडवांस रहा तो कोई बहुत पीछे रहा, उसी को हम बोलते हैं अनइवन पैटर्न ऑफ द इमरजेंस ऑफ द रीजन। ठीक, अनइवन पैटर्न, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का इतना ही लेक्चर था, इसको आप लोग अच्छे से देख लें, स्टडी मटेरियल से पढ़ लें, नोट्स से पढ़ लें, और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आपको लिखना यही है और ये अच्छे मार्क्स आपको दिलाएंगे। चलिए, धन्यवाद।